आज जहां पर ऑनलाइन वेब सीरीज और मूवी टीवी शोज को देखने का एक नॉर्म बन चुका है, इस चीज को पॉपुलर नेटफ्लिक्स ने ही किया था। और नेटफ्लिक्स के रीसेंट वार्नर ब्रोस के एक्वाजिशन की खबरों से नेटफ्लिक्स और भी ज्यादा बड़ा बनने वाला है। तो बात तो यहाँ पर हर कोई फ्यूचर की करना चाहेगा, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री और बनने की शुरुआत के बारे में, और कैसे जिस कंपनी की शुरुआत डीवीडी रेंटल बिजनेस से हुई थी, आज वो एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोडक्शन कंपनी और स्ट्रीमिंग सर्विस बन चुकी है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स कमाता कैसे है, नेटफ्लिक्स की पहली ओरिजिनल सीरीज कौन सी थी, नेटफ्लिक्स कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स अपने यूजर्स के ऊपर अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अपनाता है, और वार्नर ब्रोस को एक्वायर करने के बाद लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स सिनेमा को खत्म कर देगा, अगर ये सब कुछ जानना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। खैर, हम में से और आप में से बहुत सारे लोग इतने यंग होंगे कि जो ये बात न जानते हों कि मूवी को स्ट्रीम करने से पहले एक जमाना था जब हम मूवी को रेंट किया करते थे, और अमेरिका में ऐसा करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसका नाम था ब्लॉकबस्टर, जहां पर लोग यूजुअली किराए पर मूवी के वीसीआरस कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाते थे और देखने के बाद वो उसे लौटा दिया करते थे। ये स्टोर 80s और 90s में इतना ज्यादा पॉपुलर था कि मूवी के साथ साथ वीडियो गेम और वीडियो गेम कैसेट्स को भी रेंट पर दिया करते थे। लेकिन ब्लॉकबस्टर को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर नेटफ्लिक्स की शुरुआत हुई, जिसे मार्क रूडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स नाम के दो पार्टनर से 29 अगस्त 1997 को शुरू किया था। जहाँ पर जैसा कि रीड हेस्टिंग्स एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे, रिसेंटली उनकी कंपनी प्योर सॉफ्टवेयर को रैशनल सॉफ्टवेयर ने $750 मिलियन में खरीदा था, और मार्क रूडोल्फ एक मार्केटिंग जीनियस थे, और इन दोनों ने मिलकर कुछ नया करने का सोचा, और वो था ब्लॉकबस्टर का कंपटीशन नेटफ्लिक्स। ब्लॉकबस्टर से सिमिलर होने के बावजूद भी नेटफ्लिक्स फंडामेंटली डिफरेंट था, जहां पर ब्लॉकबस्टर पर कस्टमर आते थे, मनपसंद मूवी चुनते थे और देखने के बाद वापस लौटा कर जाते थे। वहीं पर नेटफ्लिक्स ने इस चीज को कस्टमर की सहूलियत के साथ जोड़ा, और उन्होंने कस्टमर्स को डीवीडी को शिप करना शुरू किया अपने ऑनलाइन कैटलॉग की मदद से। और ये एक सॉर्ट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस ही था, बस यहाँ पर बिजनेस मॉडल रेंटिंग पर टिका हुआ था। साथ ही साथ सितंबर 1999 में नेटफ्लिक्स ने एक प्री रेंटल मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जहां पर एक सम ऑफ अमाउंट के साथ यूजर्स को नेटफ्लिक्स के डीवीडी लाइब्रेरी में से जितना चाहे उतना रेंट करने और देखने की आजादी थी, और इसी मॉडल को उन्होंने जल्द ही पेटेंट भी करवा लिया था। आज Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स को एक दूसरे की कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि नेटफ्लिक्स पहले Amazon का ही पार्ट बनने वाला था, जहां पर 1998 में Amazon काफी सक्सेसफुल हो चुका था, और दोनों पार्टनर रूडोल्फ और हेस्टिंग्स ने मिलकर जेफ बेजोस के साथ एक खास मीटिंग भी अटेंड की थी, जहां पर Amazon ने उन्हें 14 से 16 मिलियन डॉलर्स का एक्वाइजिशन ऑफर भी किया था। लेकिन यहाँ पर हेस्टिंग्स, जो कंपनी के 70% ओनर थे, उन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया, और आज नेटफ्लिक्स बन पाया। खैर, इसके अलावा इस बार नेटफ्लिक्स ने खुद को भी सेल करने की कोशिश की थी अपने कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर को, जहां पर सितंबर 2000 में नेटफ्लिक्स को काफी लॉसेस फेस करने पड़े थे, जिसके कारण वो $50 मिलियन की ऑफर के साथ ब्लॉकबस्टर के पास गए थे। लेकिन उस समय की ब्लॉकबस्टर के सीईओ जॉन एंटियोको ने उन्हें मना कर दिया था, ये सोचते हुए कि कंपनी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अल्टीमेटली साल 2001 के बाद कंपनी ने रफ्तार पकड़नी शुरू की, जहाँ पर 2001 के बाद लोगों ने डीवीडी प्लेयर्स खरीदना शुरू किया था, जिसके कारण कंपनी का रेवेन्यू साल 2004 तक $500 मिलियन और प्रॉफिट $49 मिलियन तक पहुंच गया। और ये कंपनी एक्चुअली एक दिन में 1 मिलियन डीवीडीज तक बेचती थी, और इनके पास 2005 तक 35,000 मूवीज की लाइब्रेरी थी। नेटफ्लिक्स ने अगर किसी चीज में पायोनियर किया है तो वो है उनका एल्गोरिदम, जो बेसिकली अपने करंट यूजर्स को बोर नहीं होने देता और उन्हें नए नए प्रकार के कंटेंट से इंट्रोड्यूस कराता रहता है। इसकी शुरुआत साल 2006 के अक्टूबर में हुई थी, जहां पर नेटफ्लिक्स ने एक्चुअली $1 मिलियन का प्राइस अनाउंस किया था उन्हें, जो उनके पुराने एल्गोरिदम सिने मैच को 10% की इफिशिएंसी के साथ सुधार सके। इवेंचुअली सितंबर 21 साल 2009 में ये प्राइज बेलकॉर्स प्रैग्मेटिक केओस नाम की एक ग्रुप ने जीता, जो बेसिकली नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम का एक बेस बनी।
खैर आमतौर पर आज नेटफ्लिक्स अपने ओरिजिनल्स के लिए जाना जाता है और उसके ओरिजिनल स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शोज हैं जिन्होंने नेटफ्लिक्स को कई गुना प्रॉफिट कमा के दिया है। लेकिन नेटफ्लिक्स ने अपने ओरिजिनल्स को एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत बहुत पहले से की थी, जहां पर उन्होंने 2006 में शुरू किया था रेड एनवेलप एंटरटेनमेंट, जिसके अंदर कई सारी इंडिपेंडेंट फिल्म्स जैसे कि शेरी बेरी और बॉर्न इनटू द ब्रॉथल्स नाम की फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज को बनाया जाता था। लेकिन साल 2008 आते आते इसे बंद करना पड़ा। लेकिन डीवीडी के अलावा नेटफ्लिक्स फाइनली स्ट्रीमिंग के साथ कब जुड़ा? इसके फाउंडिंग ओनर्स के हिसाब से वो ये बहुत पहले से करना चाहते थे, बट उस जमाने में कंप्यूटर इंटरनेट इतना ज्यादा कॉमन नहीं था। साथ ही साथ ओरिजिनल आइडिया ये था कि वो नेटफ्लिक्स बॉक्स नाम का एक सर्विस शुरू करेंगे जिसके अंदर यूजर्स अपनी फेवरेट मूवी को इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए रात भर लगा के छोड़ देंगे और अगले दिन वो देखने के लिए तैयार होगी। और इसके लिए एक सेट टॉप बॉक्स की तरह एक सेपरेट बॉक्स डिजाइन किया जाता जो टीवी के साथ कनेक्ट हो सकता था। और उस जमाने में रीप्ले टीवी के फाउंडर एंथनी वुड को नेटफ्लिक्स ने हायर किया था, जो नेटफ्लिक्स प्लेयर नाम का एक टीवी बॉक्स नेटफ्लिक्स के लिए डिजाइन करने वाले थे। लेकिन जैसा कि उस जमाने में यूट्यूब स्ट्रीमिंग के साथ बहुत पॉपुलर हो रहा था, नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग के साथ एक चांस लेने का सोचा। वहीं पर नेटफ्लिक्स प्लेयर को एंथनी वुड ने नेटफ्लिक्स से अलग रोकू टीवी बॉक्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया। इनिशियली नेटफ्लिक्स अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस को वॉच नाउ के रूप में बुला रहा था, जहां पर एक्चुअली ऑनलाइन स्ट्रीम करने के लिए नेटफ्लिक्स के पास 1000 मूवीज का लाइब्रेरी था और 70,000 मूवीज बाकी डीवीडीज पर अवेलेबल थी। और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने के लिए नेटफ्लिक्स को बहुत सारी मूवी प्रोडक्शन कंपनीज के साथ मिलकर मीटिंग अरेंज करनी पड़ी और लाइसेंसिंग को लेकर डील करनी पड़ी कि कौन सी मूवीज केबल पर चलेंगी और कौन सी नेटफ्लिक्स पर। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन नेटफ्लिक्स असल में कमाता कैसे है? खैर आपको ये बात जानकर हैरानी हो सकती है कि नेटफ्लिक्स का सिर्फ सब्सक्रिप्शन मॉडल ही अर्निंग का सोर्स नहीं है। हाँ, ये मेन सोर्स जरूर है जो नेटफ्लिक्स को एक्चुअली 95% रेवेन्यू कमा कर देता है, क्योंकि साल 2024 के डेटा के हिसाब से नेटफ्लिक्स के दुनिया भर में 301 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स हैं, जिनसे बेसिकली ऑलमोस्ट 40 से 50 बिलियन डॉलर्स तक की कमाई हो सकती है। साथ ही साथ कई सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर नेटफ्लिक्स एक्चुअली एड के साथ अपनी मूवीज और टीवी शोज को दिखाता है, जिसके कारण उनके एड से भी नेटफ्लिक्स की कमाई होती है। ऊपर से अगर कोई शो बहुत ज्यादा हिट है और आपने अगर उसकी कई सारी मर्चेंडाइजिंग खरीदी है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने नेटफ्लिक्स को भी पे किया है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा शेयर नेटफ्लिक्स को भी जाता है। लास्ट में होता है लाइसेंसिंग, जहाँ पर कुछ कंट्रीज के अंदर टीवी चैनल्स पर भी इन शोज को नेटफ्लिक्स के पार्टनरशिप के साथ दिखाया जाता है। ऊपर से एयरप्लेन्स, होटल्स और कई ऐसी जगह जहां पर नेटफ्लिक्स अवेलेबल नहीं है, वो अपने कंटेंट को लाइसेंस करता है और यहां से भी उनकी कमाई होती है। खैर हम सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज ही हैं जो नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू को कमा कर देती हैं। पर आपको क्या लगता है इस चीज की शुरुआत कैसे हुई? बहुत सारे लोग ये बात क्लेम करते हैं कि नेटफ्लिक्स की पहली ओरिजिनल सीरीज थी हाउस ऑफ कार्ड्स, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली 2012 में नेटफ्लिक्स ने अपना पहला ओरिजिनल सीरीज लिली हैमर रिलीज किया था, लेकिन वो बात अलग है कि 2013 में हाउस ऑफ कार्ड्स ने नेटफ्लिक्स को बहुत सारी पॉपुलैरिटी और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन दिए और साल 2017 में जाकर नेटफ्लिक्स की पहली ओरिजिनल शॉर्ट फिल्म द व्हाइट हेलमेट्स ने ऑस्कर अवार्ड जीता। जब तक नेटफ्लिक्स का टडम नहीं बचता, पता ही नहीं चलता कि ये शो या मूवी नेटफ्लिक्स पर चल रही है। लेकिन इसकी शुरुआत हुई कैसे? इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जहां पर नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट की ब्रांडिंग के लिए कुछ ऐसा सॉलिड चाहता था। ऐसे में यहाँ पर ऑस्कर विनिंग साउंड डिजाइनर लॉन बेंडर को हायर किया गया, जिन्होंने एक्चुअली अपने वेडिंग रिंग को एक वुडन कैबिनेट पे टैप करके इस साउंड को बनाया था। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर कई सारे सिंथ टोन्स को भी जोड़ा, जिससे ये साउंड बन पाया। खैर नेटफ्लिक्स ने एक बार ऐसी गलती की थी जिसके चलते उसे लाखों सब्सक्राइबर्स खोने पड़े थे। ये बात है साल 2011 की, जब नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस और अपनी डीवीडी रेंटल सर्विस को अलग अलग करने की कोशिश की थी और उन्होंने अपने डीवीडी सर्विस को क्विकस्टर नाम से रीब्रांड किया था, जिसके चलते 8 लाख सब्सक्राइबर्स ने एक्चुअली 30 दिन के अंदर अंदर नेटफ्लिक्स को अनसब्सक्राइब किया। खैर नेटफ्लिक्स ने अपनी इस गलती को माना और इसे सुधारा और आपको शायद जानकर हैरानी हो कि साल 2023 में एक्चुअली नेटफ्लिक्स ने फाइनली अपने डीवीडीज के रेंटल बिजनेस को बंद किया।
लेकिन क्या आपको मालूम है कि नेटफ्लिक्स अपने कंज्यूमर को अपने प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए कई सारी हिडन साइकोलॉजी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है, जहां पर कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं कि हर एक यूजर के हिसाब से मूवीज और एपिसोड्स के थंबनेल चेंज किए जाते हैं, जहां पर उनके इंटरेस्ट के डेटा को यूज करके नेटफ्लिक्स कंटेंट के थंबनेल्स को उन्हें दिखाता है। ऊपर से नेक्स्ट एपिसोड वाले बटन की शुरुआत इसलिए हुई थी ताकि यूजर्स एंगेज रहें और वो नेटफ्लिक्स पर ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम दें। ऊपर से ये भी दावा किया जाता है कि नेटफ्लिक्स अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर पे करता है उनके वेबसाइट्स को प्रायोरिटी देने के लिए। यही रीजन है कि नेटफ्लिक्स पर हमें बहुत कम बफरिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ यूजर के डेटा से नेटफ्लिक्स को ये भी पता चल जाता है कि किस एग्जैक्ट एपिसोड के बाद एक यूजर पर्टिकुलर शो को देखना बंद कर देगा। और इसी प्रकार की सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम से नेटफ्लिक्स ये क्लेम करता है कि उसे हर साल $1 बिलियन का प्रॉफिट होता है। फाइनली नेटफ्लिक्स का फ्यूचर और भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जहां पर नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को $82 बिलियन के प्राइस पर एक्वायर करने का प्रपोजल सामने रखा है, जहां पर वार्नर ब्रोस की मोशन पिक्चर ग्रुप, टेलीविजन ग्रुप, HBO और HBO मैक्स, DC स्टूडियोज और कई सारे फिल्म राइट्स नेटफ्लिक्स अपने अंदर मर्ज कर सकता है, जहां पर HBO मैक्स पर 128 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो नेटफ्लिक्स का पार्ट बन सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने इस डील को $27.5 पर शेयर के हिसाब से वार्नर ब्रोस को ऑफर किया है, जहां पर वार्नर ब्रोस के शेयर होल्डर्स को कैश के साथ साथ $4 का नेटफ्लिक्स का स्टॉक भी मिलेगा। अभी ये डील पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है और यहाँ पर यूएस की कई सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज इस चीज को डिसाइड करेंगी, लेकिन जब ये हो जाएगा तो नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी सीधे डिज्नी को एक बहुत बड़ी टक्कर देगी और क्या पता फैंस का स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करने का सपना नेटफ्लिक्स पूरा ही कर दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेटफ्लिक्स का OTT फर्स्ट वाली प्रायोरिटी क्या थिएटर्स को खत्म कर देगी और क्या स्नाइडरवर्स को हमें अपने फोन्स और लैपटॉप्स में ही देखना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको नेटफ्लिक्स के बारे में और क्या क्या मालूम है और आप इस चैनल पर और कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी औसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।